सर हाँ बेटा। सर मेरा कल प्री बोर्ड है बिजनेस स्टडीज का, तो क्या आप मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केट मतलब थोड़ा रिकैप करा सकते हो? हाँ मैं करा दूंगा, अभी वाली क्लास में कराना है फिर? सर अभी करा दो ना। अच्छा, तो प्लानिंग में आगे नहीं चलना? सर वो नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू कर लेंगे। चलो प्लानिंग ठीक। तो पढ़ लिया है, बस केस स्टडीज ही तो बच गया ना। हाँ बेटा, केस स्टडी जैसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना? तो आप लोग सर बोल रहे हो मुझे तो मार्केट और मैनेजमेंट में ना कुछ याद नहीं आ रहा एक्चुअली, ये सब कोई बात मतलब नहीं, सब कौन भूल गई हूँ मैं, ब्लर है सब कुछ, तो कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करा दूंगा। एक सेकेंड रुको ज़रा, मुझे फाइल फैच करने दो फिर। 2 मिनट रखना, मैं फाइल निकाल लूँ, एक सेकेंड। यस सर।
सर पढ़ा नहीं रहे। बेटा फाइल तो शेयर कर लूँ, पहले फाइल तो निकाल लूँ। ठीक है। ये फाइनेंशियल मार्केट करा रहे हो आज आप? हाँ, तो रिधिमा का पेपर है ना, वो कह रही है कि सर इसका रिवीजन करा दो। तो कोई बात नहीं, आप भी सुन लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर प्लानिंग की केस स्टडी ले लेंगे। ठीक है, बट रिधिमा बेटा अगर कुछ ऐसा हुआ करे, अभी तो मैं करा रहा हूँ, आप मेरे को एक दिन पहले बता के रखा करो। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपको सेपरेट एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा या कुछ और दे दूंगा। हम अपनी मेन क्लास में अपना कोर्स कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है ना। ये इससे पहले मैंने सर यही सोचा था, बट फिर मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, तो मैं आपको बताना भूल हाँ, गई। तो अगर आप मेरे को बता दे तो मैं आपको सेपरेट रिवीजन करा देता इसका। भैया वो वाली करा दो क्या? जो मैंने आपको सेंड करी थी। हाँ, अभी करा रहा हूँ बेटा। मैं क्या क्या कर रहा हूँ, या तो देखो, एक एक सेकंड, या तो मैं प्लानिंग करा दूँ, प्लानिंग की केस स्टडी, या आपकी केस स्टडी करा दूँ, या मैं फाइनेंशियल मार्केट करा दूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। ठीक, अब मैं एक ही चीज़ करा सकता हूँ, तो अभी मैं एक करके पिक कर रहा हूँ। आप मेरे को एक क्लास पहले बताया करो। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है, अगर अलग से कराना है मेरे को, तो मैं बिल्कुल सेपरेटली क्लास ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप मेन क्लास में आकर मेरे को इमीडिएटली अगर कोई चीज़ एलोकेट करोगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम से हैंडल नहीं कर पाऊंगा बेटा। ठीक है, चलो अब मैं रिवीजन करा रहा हूँ, बिल्कुल शांत रहें। जहां पे क्वेरी है बस वहां पूछना मेरे से। ठीक, तो बेटा जो चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, पहली बात, मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट एक प्लेस होती है जहां बायर्स और सेलर्स आते हैं। ठीक है ना। बट मैंने मार्केट के आगे एक वर्ड लगा दिया, फाइनेंशियल। ठीक, मार्केट वैसे तीन चीजों का हो सकता है, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बेची जाती हैं। ठीक, दूसरा जहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेचे जाते हैं। ठीक, एक होता है जहां पे बेटा पैसों का लेना देना होता है। जैसे बैंक है, बैंक कौन सा मार्केट है? बैंक इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वहां पे हम पैसा देते हैं और वहां से पैसे लेते हैं, है ना। हम सेव करते हैं पैसा और बोरो करते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट हम क्या बोल सकते हैं, कोई एक जगह लोकेटेड नहीं है, पूरी कंट्री के अंदर डिस्पर्स्ड है। तो फाइनेंशियल मार्केट नॉट अ प्लेस, इट इज अ लिंक। क्या है ये? लिंक है बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। सेवर कौन है? जिनके पास सरप्लस ऑफ फंड्स है। बोरोवर्स कौन है? जिनके पास डेफिसिट फंड्स है। तो क्या करता है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बीच में है, फाइनेंशियल मार्केट है, ये सेवर से पैसा लेके बोरोवर्स को देता है। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था जो फंड्स हैं एलोकेट होते हैं दो जगह से हो सकते हैं, एक तो बैंक्स के थ्रू और फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, बैंक्स को तो मैंने बता दिया, बट ये एक्चुअली में फाइनेंशियल मार्केट क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। अभी के लिए समझ लेना, फाइनेंशियल मार्केट इज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है अभी के लिए। तो ये क्या करता है बेटा? ये मोबिलाइज करता है। इसका पहला फंक्शन है हमारी सेविंग्स को मोबिलाइज करना। ठीक, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मैं कहाँ लगा दूं? मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में अगर इन्वेस्ट कर दिया, तो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने पैसे मेरे से लिए और आगे किसी कंपनी को दे दिए फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस। तो मैं क्या था? मैं सरप्लस यूनिट्स था, और जो कंपनी थी जिसके पास पैसा गया वो डेफिसिट यूनिट्स थी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमारे फंड्स को मोबिलाइज करता है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का एक फंक्शन है। दूसरा फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी को फैसिलिटेट करता है। इसका मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी का प्राइस डिसाइड करा जाता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, क्विकली चल रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा अभी क्योंकि टाइम नहीं है, फिर रिवीजन का फायदा नहीं है। ठीक है, इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है मेरे पास शेयर्स एंड बॉन्ड्स पड़े हैं, तो मेरे को बेचना है, मैं कहाँ बेच सकता हूँ? फाइनेंशियल मार्केट में। अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता, मैं किसी कंपनी से शेयर्स खरीदता, तो मैं मार्केट के अंदर बेच नहीं पाता, कोई जगह नहीं है। बट अभी मेरे पास जगह है, फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब शेयर मार्केट, वहां पर जाके मैं फाइनेंशियल एसेट्स को से खरीद और बेच सकता हूँ। तो इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उसके बाद हमारे जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता है। कौन? फाइनेंशियल मार्केट। क्यों? क्योंकि ये रेडीमेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अदरवाइज हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पे पैसा खर्चा करना पड़ता। कंपनीज का नाम क्या है, कौन से सिक्योरिटी कौन से प्राइस पे ट्रेड हो रही है, कब अवेलेबल होगी, कब आईपीओ आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हमें खर्चा करना पड़ता है। बट ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, फाइनेंशियल मार्केट है, वो हमें क्या करता है? रेडीमेडली प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो हमें उस पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। देयरफॉर इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो चार इसके फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट के, दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब मेन बात, ये जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है जो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है ना, ये फाइनेंशियल मार्केट दिख रहा है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक तो हमारा मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। तो एक मार्केट कौन सा है? एक है हमारा मनी मार्केट और एक है हमारा कैपिटल मार्केट। ठीक, अब ये होता क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है, बट ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो क्लासिफिकेशन है, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। सबसे पहले आओ मनी मार्केट को समझते हैं। ये भूल जाओ कि कैपिटल मार्केट के अंदर दो क्लासिफिकेशन और होती है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ बताया फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो क्लासिफिकेशन होती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब अगर मनी मार्केट की बात करें,
तो बेटा मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म फंड्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स वो होते हैं जिनका टेन्योर या मेच्योरिटी होती है 1 साल की। यानी अगर मैंने पैसा लिया है कहीं से, किसी से उधार कुछ भी पैसा लिया है किसी भी पर्पस के लिए, बट वो मेरे को उसको पे बैक करना, रिटर्न करना विद इन 1 ईयर, तो यानी वो जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म फंड है। कौन सा फंड है? शॉर्ट टर्म। यानी कहने का मतलब वो पैसा, वो मनी जो आप 1 साल के टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, उसके बाद आपको रिडीम करनी पड़ती है, वापस करना पड़ता है, वो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं। अब ऐसे टाइप के फंड्स जिस भी मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं, जिस भी मार्केट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मनी मार्केट बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच आर मेंट टू फॉर यूज फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, जिसको हम 1 साल तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलो सर इससे कौन सी रिक्वायरमेंट हम मीट करते हैं? तो मैंने यहाँ पे देखो हाईलाइट कर रखा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? जल्दी चल रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल होती है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, आपने पढ़ा होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ इसको नॉर्मल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, अपने डेली के खर्चे चलाने के लिए। कोई कंपनी अपने डेली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, वर्किंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए अगर पैसा लेती है तो वो जनरली 1 साल के अंदर वापस कर देती है। बट अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए पैसा लेता तो वो 1 साल के अंदर वापस नहीं होता। ठीक है, बाद में बताऊंगा वो। ठीक है, तो अभी मनी मार्केट के अंदर टाइम पीरियड क्या है? शॉर्ट टर्म फंड्स का 1 साल का। और हम यहाँ पे पैसा क्यों उठाते हैं? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब मैं दिखाता हूं आपको कि हमारी इकोनॉमी में कहां कहां पे ऐसा हो रहा है कि 1 साल के लिए फंड्स लिया और दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इस टॉपिक को इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ये मनी मार्केट के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, अब मैं अगर पहले इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो दैट इज कॉल मनी। ठीक है, पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा? बेटा पहला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी। अब कॉल मनी को जनरली बैंक्स यूज करती हैं, बट आजकल और कंपनीज भी यूज करने लगे, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये भी यूज करने लगी हैं। होती क्या है बेटा, जब कोई बैंक है, फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, इसके पास क्या हो गई? इसके पास शॉर्टेज ऑफ कैश हो गई। ठीक है ना, शॉर्टेज हो गई, तो ये किस बैंक के पास जाएगा? ये उस बैंक के पास जाएगा जिसके पास सरप्लस ऑफ फंड्स है। मान लो आईसीआईसीआई है, ठीक है, या हमारी हमारी एक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अब एचडीएफसी बैंक के पास गए, उन्होंने बोला कि हमें 1-2 दिन के लिए, चलो मान लो 2 दिन के लिए, ये बोल रहे हैं कि हमें पैसे दे दो। ठीक है, तो एचडीएफसी ने पूछा किस लिए चाहिए? तो मान लो इनको 2 दिन के लिए पैसा चाहिए था अपनी सीआरआर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, कैश रिजर्व रेशो। अब मैं देखो एक एक चीज नहीं समझा सकता कि सीआरआर वगैरह क्या होता है, बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पीएनबी ने 2 दिन के लिए जो एचडीएफसी से पैसा लिया, चाहे वो किसी पर्पस के लिए हो, एक पर्पस का एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल सीआरआर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो फंड्स कहलाएंगे ये शॉर्ट टर्म फंड्स होंगे हमारे, एसटीएफ, ये शॉर्ट टर्म फंड्स हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फंड्स की डेफिनेशन क्या थी? जनरली उसका टाइम पीरियड 1 साल होता है ना, बट ये तो बहुत कम है, 1 साल से 2 साल है, 2 दिन है ना, तो यानी मैं बोल सकता हूँ ये शॉर्ट टर्म फंड्स हैं। तो यानी मनी मार्केट के अंदर पहला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी। कॉल मनी वो मनी होती है जब एक बैंक शॉर्टेज ऑफ फंड्स में डील कर रही होती है, तो वो सरप्लस ऑफ फंड्स जिसके पास है उस बैंक के पास जाती है और 1-2 दिन के लिए पैसा ले लेती है उनसे, उधार पे ले लेती है, बट 1-2 दिन होते हैं उनको वापस कर देती है। ठीक है, विद इंटरेस्ट रेट वापस करती है, तो उसको हम कॉल मनी बोलते हैं। ये किसका इंस्ट्रूमेंट है? ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। क्यों मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट क्यों है? क्योंकि उसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से कम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स को एक्चुअली में कौन इशू करता है? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको इशू करती है आरबीआई। किसके बिहाफ पे? हमारी गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई इकोनॉमी के अंदर टी बिल्स इशू करती है जब हमारी सरकार को पैसे की जरूरत होती है। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को किस चीज की जरूरत होती है? मनी की। ठीक है, पैसे की। तो वो किसके पास जाती है? आरबीआई, और आरबीआई से बोलते हैं हमें पैसा दे दो। अब आरबीआई कहाँ से लाए? आरबीआई क्या करती है? इकोनॉमी के अंदर टी बिल्स इशू कर देती है, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। उसको कौन खरीदता है? उसको जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है, ठीक है, और बैंक्स भी खरीद सकते हैं। तो हम लोग खरीद लेते हैं, ठीक, और ये पैसा किसके पास जाता है? आरबीआई के पास। आरबीआई किसको दे देता है? सरकार को दे देता है। ठीक है, बट ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट क्यों है? मेन बात है, ठीक है, क्योंकि बेटा इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 14 दिन से लेके 364 डेज होता है। तो 14 days to 364 डेज, यानी आरबीआई को हमारा पैसा 1 साल के अंदर अंदर लौटाना होता है। ठीक है, इसलिए जो ट्रेजरी बिल्स है मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। बट हम लोग खरीदते क्यों है? जनरल पब्लिक और बैंक क्यों खरीदती है? बिकॉज बेटा इट इज इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। जब मेरे को मिला था, इसकी फेस वैल्यू तो थी 100 रुपए, ठीक है, ठीक, फेस वैल्यू। बट आरबीआई ने मेरे को बेचा कितने में? 90 रुपए में। ठीक, इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू करा। बट आज जब मैं इसको वापस करने जा रहा हूँ, मैं इसको वापस दोबारा से आरबीआई के पास लेके गया, तो आरबीआई मेरे को पता दोबारा कितने देगी? मेरे को 100 रुपए देगी, रिडीम पार पे होगा, इसलिए हम खरीद लेते हैं। तो 10 रुपए का फायदा हो गया ना एक टी बिल पे मेरे को, है ना, तो इसलिए इसको यूज करा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, आगे चलते हैं,
किसकी बात करनी है हमें? कॉमर्शियल बिल्स की। अब ये तो पता ही है, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं बचपन से। कॉमर्शियल बिल्स एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म पे रेज करती है, ठीक है। ये कब यूज होते हैं? इन द इवेंट ऑफ क्रेडिट सेल एंड परचेज। कॉमर्शियल बिल जिसको आप BR and BP भी बोलते हो, है ना। तो मैंने क्या करा, मान लो मेरे को किसी से सामान खरीदना बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने किसी फर्म से सामान खरीदा और मैंने उसको एक बिल दे दिया, है ना, अपनी फर्म का, ठीक। अब वो क्या होगा, उसका मेच्योरिटी पीरियड आपको पता है ना, 90 डेज या 3 महीने होता है। 3 डेज का उसके अंदर ग्रेस पीरियड भी होता है, पता है ना आपको बात। और मेरे को फिर क्या करना है, उसका पैसा लौटाना है विद इन 90 डेज। तो यानी मैं बोल सकता हूँ 90 डेज के अंदर फिर से उधार लिया और फिर पैसा आपको वापस करना है जो 1 साल से कम है। तो कॉमर्शियल बिल भी एक इंस्ट्रूमेंट है किसका? मनी मार्केट का, शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आता है कॉमर्शियल पेपर्स। अब कॉमर्शियल पेपर्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे से पूछें इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, तो मैं बोलूंगा कॉमर्शियल पेपर्स के ऊपर केस स्टडीज आती हैं, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर्स क्या है? कॉमर्शियल पेपर्स बेटा, पहली बात, इसको वही कंपनी इशू करती है जिसकी मार्केट के अंदर गुड रेपुटेशन है, ठीक है, अच्छी अच्छी खासी रेपुटेशन है कंपनी की, वो इसको इशू करती है। वो किस लिए इशू करती है? अच्छा, इसका एक नाम बता दो, इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोला जाता है इसको। अब मेन बात मेरी ढंग से सुनना, ये जो कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं एक्चुअली में मैंने बोला वो कंपनीज इशू करती है जिनकी गुड रेपुटेशन है, बट क्यों इशू करती हैं, क्या चाहिए होता है कंपनी को? मैं कह रहा हूँ बेटा, जब कंपनी शेयर्स इशू करती हैं तो शेयर्स इशू करने में कंपनी का खर्चा आता है, एक कॉस्ट आती है, ठीक है। उस कॉस्ट को पता है हम क्या बोलते हैं? उस कॉस्ट को हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी। जब भी कोई कंपनी क्या इशू करती है शेयर्स, तो उसमें कॉस्ट आती है, उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। कभी कभार कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो फ्लोटेशन कॉस्ट मीट कर सके, ठीक है। शेयर्स तो इशू करने, प्रोडक्शन करने, बट कंपनी के पास शेयर्स इशू करने का ही पैसा नहीं है। उसमें क्या क्या पैसा लगता है? प्रोस्पेक्टस, ब्रोकरेज, बहुत सारी चीजें जाती हैं, है ना, अंडर कमीशन। तो इसके लिए भी पैसे नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करने से पहले पता है क्या इशू कर देती है? कॉमर्शियल पेपर, CP इशू कर देती है। इसको लोग खरीदते हैं, ठीक है। अब लोग ने खरीदा, कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी उससे अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट की रिक्वायरमेंट मीट करती है और शेयर्स इशू करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए? कि हम शेयर्स इशू कर नहीं पा रहे थे, हमारे पास पैसा नहीं था, बट हमने कॉमर्शियल पेपर्स इशू कर दिए, इसके अंदर इतने खर्चा नहीं आता और हमारे पास पैसा आ गया, हमने अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करी और हमने शेयर्स इशू कर दिया, आज कंपनी आराम से प्रोडक्शन कर पा रही है। तो इसने जो गैप था शेयर्स इशू करने में उसको ब्रिज कर दिया, तभी इसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोला जाता है। तो ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जिसको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज दोनों इशू कर सकती हैं। बट मेन बात है व्हाई इट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है 3 महीने से लेके 12 महीने तक होता है। बट अगर आप एक्यूरेसी से पूछो तो देखो मैंने आगे लिख रखा है, आप ये याद कर लेना, इसका होता है 270 डेज मेच्योरिटी पीरियड होता है। क्या मैं खरीद सकता हूँ? हाँ मैं खरीद सकता हूँ कॉमर्शियल पेपर, मेरे को मनी मार्केट में डील करना पड़ेगा, मनी मार्केट से इसको खरीदना पड़ेगा। मनी मार्केट से क्यों खरीदना पड़ेगा? क्योंकि बेटा ये शॉर्ट टर्म फंड है। कौन सा फंड है? शॉर्ट टर्म। इतनी बात समझ में आ गई? देखो मैं नीचे का एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको। उसके बाद लास्ट आता है बेटा हमारा, लास्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ? यस सर। बेटा एक होता है FD फिक्स डिपॉजिट, एक होता है CD। फिक्स डिपॉजिट 1 साल से ज्यादा की, 1 साल से ज्यादा की कराई जाती है हमेशा फिक्स डिपॉजिट, ठीक है ना। तो फिक्स डिपॉजिट तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि FD हमेशा 1 साल से ज्यादा की होती है। तो ऑप्शन क्या है बैंक के पास? बैंक CDs भी करते हैं जिनका टाइम पीरियड 91 डेज से 1 साल तक वेरी करता है, ठीक है। तो मैं अगर बैंक के पास अपना कुछ पैसा रखवाता हूँ, ठीक है, तो बैंक मेरे को एक सर्टिफिकेट दे देगा उस डिपॉजिट का, ठीक है। वो बैंक के पास पैसा रखा रहेगा, बैंक मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देता रहेगा, बैंक उसको यूज भी कर सकता है कहीं पे भी, है ना। तो ये भी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है, यानी इन 5 इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एक ही बात कॉमन है कि इनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल तक का, 1 साल से ज्यादा कोई भी नहीं है, पैसा वापस करना पड़ेगा 1 साल के अंदर, ठीक। अब मेन बात पे आओ जरा जल्दी से, ठीक है। ये तो मनी मार्केट था। तो शॉर्ट टर्म फंड डील होते हैं मनी मार्केट में, तो कैपिटल मार्केट में, क्योंकि फाइनेंशियल मैंने आपको बताया, इधर देखो सामने, फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट है ना, है ना। एक था मनी मार्केट और एक कौन सा है? एक है बेटा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है, तो कैपिटल मार्केट मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स में। तो मीडियम टर्म
एंड लॉन्ग टर्म फंड्स में कौन डील करता है बेटा? कैपिटल मार्केट। यानी 1 साल से ज्यादा के लिए अगर मैं पैसा उठा रहा हूँ मार्केट से तो वो लॉन्ग टर्म फंड्स कहलाएगा। ठीक है, उसमें कौन डील करेगा? उसमें कैपिटल मार्केट डील करता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा? सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट्स जो किस में डील करते हैं? मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर। वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है? कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इसके फीचर्स क्या क्या है कैपिटल मार्केट का। भी समझना, कैपिटल मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज ही मान के चलो अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए मान के चलो, बट मैं अभी आगे जाके चेंज करा दूंगा। कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज, बट अभी मान लो कि कैपिटल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है। क्यों? कि आपको फीचर्स इजीली समझ में आ जाएंगे जो मैं नीचे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखो नीचे इसका फीचर है कि लिंक करता है किसको? इन्वेस्टर्स को और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को। तो वो तो मैंने पीछे ही बताया था, जो फाइनेंस पूरा फाइनेंशियल मार्केट ही लिंक है, लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, है ना? किस में डील करता है? ये लॉन्ग टर्म फंड्स में। कैपिटल मार्केट के अंदर इंटरमीडियरीज को यूज करना कंपलसरी है। तो अगर मैं स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो मेरे को मान लो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, क्या मैं डायरेक्टली खरीद सकता हूं? नहीं खरीद सकता। मेरे को हमेशा किसी ब्रोकर के थ्रू ही खरीदना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा बेटा सेबी ने कर रखा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर रखा है कि पहले आप कोई ब्रोकर सिलेक्ट करो, फिर वो ब्रोकर ही आपको किस में डील कराएगा? शेयर्स में। ऐसा क्यों कर रखा है? ताकि ये ब्रोकर्स वगैरह भी कमाते रहे, इनका भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इंटरमीडियरीज का यूज कंपलसरी है। इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किसने बनाया है? सेबी ने बनाया है, जिसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारी इकोनॉमी में। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है एसेट क्रिएशन। एसेट क्रिएशन बेटा, नाउ व्हाट इज एसेट क्रिएशन? हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा एसेट क्रिएट हो। ठीक है, तो अगर मैं किसी कंपनी को पैसा दे रहा हूँ, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, मैंने उसके शेयर्स खरीद लिए, तो वो पैसा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी उससे प्रोडक्शन करेगी, मशीनरी खरीदेगी, लैंड खरीदेगी, ऑपरेशंस करेगी, प्रोडक्शन करेगी, तो हमारी कंट्री के अंदर एसेट फॉर्म होगी ना। तो इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। ये इसके फीचर्स है। किसके फीचर्स है? किसके फीचर्स है? कैपिटल मार्केट के। ठीक है, अब मैंने आपको बात बताई, अब जरा ढंग से समझना पूरी बात को। ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है बेटा, मैंने अभी बोला आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वंश टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ये मैं चैप्टर दोबारा कराऊंगा अच्छे से सारी चीज, अभी तो मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ बस मैं। ठीक है, मैंने बोला बेटा कौन कौन से उसमें ओके। डिवाइड, हाँ, मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में। अब कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मार्केट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी मार्केट और एक हमारा सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, मनी मार्केट इज अ मार्केट विच डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट विच डील्स इन लॉन्ग टर्म फंड्स। अब कैपिटल मार्केट के भी 2 पार्ट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। दिख रहा है? ये प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये किसके अंदर आते हैं? ये कैपिटल मार्केट के पार्ट है, क्लासिफिकेशन है। अब प्राइमरी देखो नाम से क्लियर है। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी क्या इशू कर रही है बेटा? शेयर्स इशू कर रही है, तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। कौन सा मार्केट कहलाता है? प्राइमरी मार्केट। तो मान लो कि मेरे को कार खरीद के लानी है, और मैं कार कहाँ से खरीद के लाया? शोरूम से, नई गाड़ी खरीद के लाया। ठीक है ना, तो वो गाड़ी कहाँ से खरीदी है? मान लो प्राइमरी मार्केट से। अब गाड़ी हटा दो, इसकी जगह क्या मान लो? शेयर्स। तो शेयर्स अगर मैंने कहाँ से खरीदे? बिल्कुल नए शेयर्स खरीदे हैं, बिल्कुल नए शेयर्स मार्केट के अंदर पहली बार आए, वो मैंने खरीदे हैं कंपनी से ही, है ना, ब्रोकर के थ्रू। तो वो प्राइमरी मार्केट होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट कौन सा है? मान लो इस बार मेरे को गाड़ी खरीदनी है, बट वो गाड़ी मैंने पता है कहाँ से खरीदी? OLX से। अब OLX पे नई गाड़ी थोड़ी खरीदी होगी, मैंने पुरानी गाड़ी खरीदी होगी, है ना। तो जो मैं पुरानी गाड़ी खरीद रहा हूँ वो सेकेंडरी मार्केट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कोई ऐसे शेयर्स जो ऑलरेडी इशूड हो गए हैं, लोगों ने खरीद लिए हैं, उन लोगों से खरीद रहा हूं मैं वो शेयर्स, बार बार खरीद रहे बेच रहे लोगों के बीच में ही, कंपनी से नहीं, लोगों के बीच में, वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। समझ में आ रही है बात जो मैं सब बता रहा हूँ आप लोगों को? हाँ, यस वेरी गुड। तो प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट है? फर्स्ट इशू मार्केट, जहां पे सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसको IPO भी बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे अभी बर्गर किंग का IPO आया था, पता है आपको? बर्गर किंग का भी तो काफी सारे IPOs आए हैं। बर्गर किंग का IPO आया था, IFRC का IPO आया था, बहुत सारे IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पे
कंपनी शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो वो कौन सा मार्केट है? वो प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, जहां सिक्योरिटीज आर इशूड टू द जनरल पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक। अब हम इसके अंदर पूछ सकते हैं सर हम किस किस तरीके से मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उस टॉपिक को बोलते हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। अब मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन की बात करें तो पहला मेथड ऑफ फ्लोटेशन है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक। कि आप क्या करो, आप इशू तो करो थ्रू प्रोस्पेक्टस के थ्रू। तो कंपनी क्या करती है? पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसके अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। मान लो जैसे स्कूल के अंदर आप लोग एडमिशन लेने जाते हो किसी नए स्कूल में, तो स्कूल का प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म होता है। सिमिलरली मैं कंपनी के पास जा रहा हूँ शेयर्स खरीदने, कंपनी मेरे को प्रोस्पेक्टस देगी, उसके अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म लगा होगा। मैं अभी ये डिजिटल फॉर्म की बात नहीं कर रहा है, फिजिकल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को एक क्या मिलेगा? उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म लगा होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म मेरे को विद एप्लीकेशन मनी भेजनी पड़ेगी कंपनी को। देन कंपनी अलॉटमेंट करेगी, फिर अलॉटमेंट अगर मेरे को हो गया तो अलॉटमेंट मनी देनी पड़ेगी, फिर वही फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरीके से होता है। तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके भी शेयर्स को क्या कर सकती है? इशू कर सकती है, ठीक है। इसके अंदर प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन होती है। अगर आपको स्कूल के बारे में जानना है, आप पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ते हो ना, तो मेरे को कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी शेयर्स क्यों इशू कर रही है, पैसे का क्या करेगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के अंदर रहती है, इसलिए प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट होता है। और क्या कर सकते हैं हम? प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। कंपनी कंपनी क्या करेगी? कंपनी शेयर्स जो है, ये जो शेयर्स हैं कंपनी के पास, ये इशू तो करेगी, बट क्या करेगी? ब्रोकर को बुलाएगी, क्योंकि हम ब्रोकर के थ्रू ही करते हैं सारा काम, विदाउट ब्रोकर नहीं होता। वो ब्रोकर क्या करेगा? उसके कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स हैं, क्योंकि ब्रोकर के पास तो काफी सारे क्लाइंट्स रहते हैं, ठीक है। जो क्लाइंट्स हैं उसको बुलाएगा और वो बोलेगा देखो कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने शेयर्स लेके आई है नए नए, बिल्कुल ठीक है, तो आपको खरीदने या नहीं खरीदने बताओ, ठीक। तो वो क्या करेगा? ब्रोकर उन शेयर्स को सिलेक्टेड क्लाइंट्स को बेच देगा। इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ये भी फर्स्ट इशू ही है, इसको भी फर्स्ट इशू बोलते हैं, मेथड ऑफ फ्लोटेशन है। बट प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी इनको बेचेगी और जो ब्रोकर्स हैं वो उसको हायर प्राइस पे किसको? सिलेक्टेड क्लाइंट्स को बेच देते हैं। दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑफर फॉर सेल भी यही है, बिल्कुल सेम है, कि कंपनी शेयर्स जो है वो इश्यू करती है, ब्रोकर्स को देती है, बट ब्रोकर क्या करता है इस बार? सिलेक्टेड क्लाइंट्स को ना बेच के पता है किसको बेचता है? जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक को, सबको, हम लोगों को, सबको बुलाएगा और बेच देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑफर फॉर सेल। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट में देखो मैं आपको मार्क करता हूँ यहाँ पे, नॉट टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को नहीं बेचेंगे, किसको बेचेंगे? बेचेंगे सिलेक्टेड क्लाइंट्स को एट हायर प्राइस। वेयर अगर ऑफर फॉर सेल की मैं बात करूं तो ये किसको बेचा जाता है? सिक्योरिटीज। कंपनी सेल दी सिक्योरिटीज टू दी जनरल पब्लिक बट नॉट टू दी सिलेक्टेड क्लाइंट। तो सिलेक्टेड क्लाइंट्स को नहीं बेचेंगे हम, सीधा जनरल पब्लिक को बेच देते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। पक्का? स्पीड स्लो डाउन तो नहीं यस करनी? सर। स्लो डाउन कर लिए नहीं तो सर, चैप्टर। हाँ बेटा, रिवाइज ही तो करना था मुझे बस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है भैया मुझे नहीं आ रहा समझ। बेटा। नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। देखो वंश, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है, मैं तो एक एक चीज डिटेल में समझाता हूँ इसके अंदर, तभी आता है समझ में। ये तो बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ, मैं रिद्धिमा को मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए रिद्धिमा को इजीली समझ में आ रहा है, ठीक है। टेंशन मत लो तुम बिल्कुल भी, यश, भैया मैं ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आ जाऊंगा। चलो ठीक है, ऐसा कर लो फिर, ठीक है, नमस्ते भैया। ओके। थैंक यू सर पढ़ाने के लिए, मैं नेक्स्ट टाइम से पक्का याद रखूंगी, एक दिन हाँ पहले अगर देखो बताना। आप कोऑर्डिनेट करके रखो मेरे से, तो आपका काम भी इजी हो जाएगा, मेरा काम भी इजी हो जाएगा, और दूसरे का लॉस भी नहीं होगा, है ना। अंडरस्टैंड सर, मेरी गलती है, मैं नेक्स्ट टाइम से हाँ याद रखूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो राइट इशू। अब राइट इशू के अंदर क्या होता है? कंपनी जब भी शेयर्स लेके आती है, कंपनी जब भी शेयर्स लेके आती है, नए शेयर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कौन सा मार्केट है? प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर हमेशा मैं न्यू शेयर्स की बात करूंगा। तो वो जब भी शेयर्स लेके आती है नए, तो अगर कंपनी ने मार्केट के अंदर ऑलरेडी कुछ शेयर्स इशू कर रखे हैं, पहले से ही कंपनी एग्जिस्ट करती है, तो कंपनी के कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना। जब कंपनी ने पहले से शेयर्स इशू कर रखा है मार्केट के अंदर, तो उसके कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी होंगे। तो बेटा इनके पास एक अधिकार होता है, अधिकार का मतलब राइट होता है, इनके पास अथॉरिटी होती है किस चीज की? कि कंपनी जो शेयर्स लेके आ रही है नए, वो पहले इनसे पूछे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछे, क्योंकि इनके पास एक राइट है, उस राइट को बोलते हैं प्री एम्प्टिव राइट। इनके पास एक प्री एम्प्टिव राइट है, ठीक। अब इनको खरीदना होगा तो खरीद लेंगे, क्योंकि
कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी पहले इनसे पूछे, अपने घर के लोगों से पूछे, ठीक है। अगर इन्होंने खरीद लिया अच्छी बात है, नहीं खरीदा तो कंपनी आउटसाइडर्स के पास जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट इशू। ये राइट का मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनके पास एक प्रीएम्प्टिव राइट होता है कि कंपनी पहले उनसे पूछे बिफोर गोइंग फॉर द आउटसाइडर्स। उसके बाद आजकल यही चल रहा है जो लास्ट वाला ई आईपीओस, ठीक है। अब ई आईपीओस की मैं बात करूं तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आजकल जितने भी आईपीओस आते हैं, जैसे मैं ऊपर बात कर रहा था बर्गर किंग की, आईएफआरएस की, सब ये सब बात कर रहा था मैं, ठीक। तो ये जो आईपीओस आ रहे हैं ये सब के सब ई आईपीओस तो है कि डिजिटल फॉर्म में आते हैं। डिजिटल फॉर्म के मतलब हमारा जो डीमैट अकाउंट होता है हमें उसके ऊपर पता चल जाता है, ठीक। डीमैट अकाउंट क्या होता है भी आगे बताऊंगा, उसके ऊपर पता चल जाता है जितने भी आईपीओस वगैरह आते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील होता है, फिजिकल फॉर्म में डील नहीं होता। डीमैट का मतलब क्या होता है अभी आगे बताना पड़ेगा क्योंकि अभी बता दूं। पहले जो शेयर्स एंड बॉन्ड्स थे वो फिजिकल फॉर्म में ट्रेड होते थे, बट उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, थेफ्ट की प्रॉब्लम है, फॉर्जरी की प्रॉब्लम है, बहुत इश्यूज थे, ठीक। अब क्या पेपर खराब भी हो जाते थे, तो उसको हमने क्या करा, हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसको बोला जाता है क्या, उसको डीमैट। डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइजेशन। अब डीमटेरियलाइजेशन का मतलब कि पहले फिजिकल फॉर्म में थे, मटेरियल फॉर्म में, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने डीमटेरियलाइज कर दिया। एक सेकंड, उसको हमने डीमटेरियलाइज कर दिया, ठीक है। तो दैट इज द डीमैट। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करूं तो सेकेंडरी, अभी तो मैंने प्राइमरी मार्केट बताया, ये प्राइमरी मार्केट के अंदर सारे के सारे मैंने उन शेयर्स की बात करी जो न्यू थे, कोई भी मैंने पुराने शेयर की बात नहीं करी, ठीक। बट अब पुराने शेयर्स की बात कहाँ होगी, सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर वो शेयर्स डील करते हैं जो ऑलरेडी क्या है, मार्केट में इशूड है, यानी कंपनी ने इशू कर दिया, आज लोग आपस में खरीद बेच रहे हैं उसको। तो सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज, यानी सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। अब आएगा स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी मार्केट है ना, ये सेकेंडरी मार्केट ये स्टॉक एक्सचेंज ही है। ये सारा काम पता है कहां पे होता है, प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज खरीदी बेची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही जाती हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये आईपीओस कहां पे आते हैं बेटा, ये आईपीओस भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं सर ये जो आईपीओ आते हैं ये तो प्राइमरी मार्केट है, कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल करेक्ट। तो ये सेबी ने अलाउ कर दिया है, पहले नहीं होता था, सेबी ने अलाउ कर दिया ताकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और ट्रांजैक्शन बढ़े के जो प्राइमरी मार्केट के आईपीओज है वो भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मतलब इशू हो सकते हैं। बट मेनली सेकेंडरी मार्केट होता क्या है, वो स्टॉक एक्सचेंज है। अब उसके अंदर प्राइमरी मार्केट की ट्रांजैक्शन होने लगी है वो बात अलग है, बट सेकेंडरी मार्केट एक्चुअली में स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, कुछ नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसको हमने इनकॉर्पोरेट करा है, किस पर्पस के लिए, कि वो असिस्ट करती है, रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है किसको, उन बिजनेसेस को जो क्या करती है, बाइंग और सेलिंग में सिक्योरिटीज के डील करती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसको स्टैब्लिश करा गया है किसके लिए, हेल्प करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। किस बिजनेसेस को, जिनका काम है शेयर्स एंड बॉन्ड्स को खरीदना और बेचना। समझ में आ गई बात, यानी कहने का मतलब ब्रोकर्स, कहने का मतलब ब्रोकर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एट प्रेजेंट इंडिया यस। के अंदर एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर 24 एक्सचेंजेस हैं, बढ़ते और कम होते रहते हैं, ऑन एन एवरेज 24 मान के चलो, जिसमें से 2 नेशनल लेवल के एनएसईआई ओटीसीआई, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया नंबर 1 है। किस चीज में नंबर 1 है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स और बिजनेस वहां पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे मान लो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इतनी ट्रांजैक्शन नहीं होती जितनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होते हैं, बीएसई के अंदर होते हैं। ये ध्यान रखना बस आप, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं निफ्टी, निफ्टी 50। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फंक्शंस क्या है इसके, ठीक है। सर फंक्शंस रहने दो, वो बता दो स्टेप्स इन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, सेबी तो नहीं पढ़ना। नहीं सर, ये आता है। हाँ, ट्रेडिंग प्रोसीजर तो बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग प्रोसीजर के अंदर क्या करना होता है, कुछ नहीं। सबसे देखो इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था विदाउट स्टॉक ब्रोकर तो हम ट्रेड कर ही नहीं सकते, है ना। तो सबसे पहला काम है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, ठीक है। विदाउट ब्रोकर कुछ काम नहीं सकता, तो आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपके बिहाफ पे सिक्योरिटीज को खरीदेगा और बेचेगा। फिर वो ब्रोकर क्या करेगा, आपने ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया, वो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन कराएगा, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है।
डीमेट अकाउंट मैंने बोला था ना अभी, विदाउट डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग नहीं हो सकती इस टाइम। डीमेट अकाउंट खुलता किसके पास है? डिपॉजिटरीज के पास, ठीक है ना। अब ये डिपॉजिटरीज क्या होती है? दो डिपॉजिटरी हमारी कंट्री के अंदर, एनएसडीएल, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ठीक है। अब एनएसडीएल और सीडीएसएल ये दो डिपॉजिटरी, इसमें से हमें एक सिलेक्ट करनी पड़ती है। जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमें एक सिलेक्ट करनी पड़ती है, या तो ये या ये। जैसे मेरा जो डीमेट अकाउंट है वो एनएसडीएल के अंदर है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो डिपॉजिटरीज बनाई गई हैं इनका मेन पर्पस ये है, पूछा जाता है कि अगर एग्जामिनेशन के अंदर डिपॉजिटरीज होती क्या है। बेटे डिपॉजिटरीज वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती हैं। तो डीमेट अकाउंट इनके पास ही खुलता है। जैसे मान लो मेरा सेविंग अकाउंट बैंक के पास है, ऐसे मान लो मेरा डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास है, ठीक है। वो सीडीएसएल और एनएसडीएल इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो डिपॉजिटरीज शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती हैं, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकना, हाँ उसके बाद अगर हम बात करें, इसको आई करता हूँ जरा। तो हमने क्या कर लिया, काम हो गया हमारा, हमने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, उसने डीमैट अकाउंट ओपन करा दिया डिपॉजिटरीज के पास, ठीक। अब डीमैट अकाउंट होने के बाद हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो आपको बेटा सबसे पहले शेयर्स वगैरह सेलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। सपोजिटली आज मैंने जैसे पंजाब नेशनल बैंक के कुछ शेयर्स खरीदे थे, तो मैंने ऑर्डर ऑर्डर लगाया, तो ऑर्डर लगाने का मतलब होता है कि मैंने ऑर्डर प्लेस करा। जब अब वो ब्रोकर को कैसे भी समझाओ, मान लो ब्रोकर ने आपको कोई ऐप दे रखी है बना के, उसकी कोई वेबसाइट है, या वो कह रहा है नहीं मैं कॉल से डील करता हूँ, या मेरे को मैसेज करा करो तभी मैं खरीदूंगा, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। आप ब्रोकर को ऑर्डर दोगे, ब्रोकर जो ब्रोकर है आपके भी, आप पे ऑर्डर को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो उसके बाद जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो वो ऑर्डर ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर उसको एग्जीक्यूट कराएगा। एक तरीके से आप ऐसे मान लो जैसे हम सामान खरीदते हैं ऑनलाइन, वैसे ही चल रहा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद आपकी सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट ध्यान रखना T+2 रोलिंग सेटलमेंट होती है। T+2 रोलिंग सेटलमेंट का मतलब, टी का मतलब जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करी है और उसके अंदर 2 दिन और मिला लो, ठीक है। तो T+2 ट्रांजेक्शन डेट, उसके अंदर 2 दिन और मिला लो बस, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज ध्यान रखना मंडे टू फ्राइडे खुलता है, सैटरडे संडे ट्रांजेक्शन नहीं होती, ऑफ रहता है। और इसका टाइम क्या है, ठीक है, 9:55 से लेके 3:30 बजे तक। 9:55 नहीं है ये 9:05 है, ठीक है, से लेके 3:30 बजे तक ये हमारा खुलता है, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी बात और, हल्का सा टाइम रह रहा है। डिपॉजिटरीज क्या होती है, मैंने बता दिया, वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं। डिपॉजिटरीज क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। डीमैट अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट के अंदर हमने फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा है अपने शेयर्स को, बस। क्यों? ताकि फेक शेयर्स, जो पेपर वर्क होता है, लेंदी प्रोसीजर होता है, उससे हम बच सकें, ठीक है। इतना ही है इसके अंदर। सेबी जरूर पढ़ लेना, सेबी के फंक्शंस पढ़ लेना, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 टाइप के फंक्शन होते हैं, सेबी के तीनों पढ़ लेना, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर ओके एक सर। केस आता है, क्वेश्चन आता है, और आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ सेबी यूज्ड इन द अबव पैराग्राफ। तो प्रोटेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करके जाऊँ? क्या बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करके जाऊँ? बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तो तीनों डिसीजन इंपॉर्टेंट है, तीनों डिसीजंस। एक तो वर्किंग कैपिटल भी कर लेना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कर लेना, और कैपिटल बजटिंग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग